हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आपको पता है हम नाटक विदा कर रहे हैं, ठीक है। जो यूजीसी नेट और हरियाणा प्रोफेसर के सिलेबस में लगे हुए हैं वही नाटक हम कर रहे हैं, ठीक है। आज हम करेंगे आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन नाटक, जो मोहन राकेश के हैं। भाई मोहन राकेश क्या है, इनके लेखक रहेंगे। पहले हम करते हैं आधे अधूरे नाटक को। तो जो आधे अधूरे नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। भाई इसका जो आधे अधूरे है, इसका प्रकाशन हुआ था 1969 में। और ये जो लाइनें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आधा अधूरे नाटक है, यह नाटक क्या है, स्त्री पुरुष के जो संबंध है उसको और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन अतः पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। ठीक है। जो आधे अधूरे नाटक है वो धर्मयुग में प्रकाशित हुआ था पत्रिका में, और यह पत्रिका कैसी थी, साप्ताहिक थी। भाई प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ था इसका, ठीक है। ओमपुरी के निर्देशन में हुआ था, कहाँ पर भी, देशांतर द्वारा दिल्ली में, ठीक है। निर्देशक ओमपुरी का वक्तव्य है। भी कौन कौन से क्या क्या कहा उन्होंने इस नाटक के विषय में, ये हम देखते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या है, काफ़ी डीपली पूछा जाता है पेपरों में। तो पहला है, यह आलेख एक सतर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। कौन सा भी, आधे अधूरे। दूसरा है, यह नाटक कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह नाटक रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक फोर्थ है, यह नाटक मेरे व्यक्तित्व की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। पांचवा वक्तव्य है, भाई एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। भी क्या, एक निर्देशन की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है, ठीक है। अब इसके पात्र है आधे अधूरे नाटक के। तो पहले है, काले सूट वाला एक आदमी है भाई, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिका में भी है, ठीक है। एक काले सूट वाला व्यक्ति है जिसने पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिका निभाई है। तो पुरुष 1 के रूप में वेशांतर है, पतलून कमीज, ठीक है, पतलून है और उसके ऊपर कमीज है। वो कौन है भाई, महेंद्र नाथ है। सावित्री का पति है, 22 साल का दाम्पत्य जीवन है इनका, इसका सावित्री और महेंद्र नाथ का। भाई जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की झटपटाहट लिए हुए है कौन, महेंद्र नाथ। परिवार में अपने आप को बॉस की तरह पाता है। अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। कौन है भाई एक ठप्पा रबड़ का टुकड़ा, तो महेंद्र नाथ है। भाई महेंद्र नाथ का परिवार दिल्ली में रहता है। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंधों को लेकर असहज है। कौन, महेंद्र नाथ। पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट। भाई पतलून और बंद गले के जो कोट वाला आदमी है वो कौन है, सिंघानिया है। सावित्री का बॉस है ये। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है, किससे, सिंघानिया से। असंबंध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित है। कौन, सिंघानिया। भाई पुरुष 3 के रूप में है, पतलून टी शर्ट जगमोहन है, ठीक है। कौन है भाई, पतलून टी शर्ट में कौन है, जगमोहन है। सावित्री का पुराना मित्र है, वर्तमान में पुनः दिल्ली ट्रांसफर हुआ है इसका, किसका, जगमोहन का। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है परंतु असफल हो जाती है। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में है भाई, किसके, जगमोहन के। आगे है, पुरुष 4 के रूप में है। पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काठ का लंबा कोट, ये कौन है, जुनेजा है। जिसने पतलून के साथ भाई पुरानी काठ का लंबा कोट पहना वो कौन है, जुनेजा है। महेंद्र नाथ का मित्र है जुनेजा तथा पुराना बिजनेस पार्टनर है भाई, ये कौन, जुनेजा है महेंद्र नाथ का। नाराज व्यथित होकर महेंद्र नाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र नाथ को मुक्त कराने का आग्रह करता है कौन, जुनेजा। स्वभाव में कायापन है जुनेजा के। फिर है स्त्री,
उम्र 40 को छूती, क्या नाम है इसका? सावित्री है। उम्र कितनी बताई है भाई? 40 को छूती हुई है, 40 कंप्लीट नहीं है इसकी। केंद्रीय पात्र है नाटक में, पुरुष एक की पत्नी है। पुरुष एक कौन था? महेंद्रनाथ। ठीक है, महेंद्रनाथ की पत्नी है सावित्री। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश है इसको। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां तथा अन्य सदस्यों की लापरवाही से तंग है। खीज और तनाव से ग्रस्त है भाई। ये कौन? सावित्री। बड़ी लड़की, उम्र 20 से ऊपर नहीं है, नाम है इसका बिन्नी। जो बिन्नी है उसकी उम्र कितनी है? 20 से ऊपर नहीं है। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी करती है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन है। कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन है इसमें। पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव है। किसके भाई? बिन्नी के। अब घर में बेगाना महसूस करती है। कौन? बिन्नी भाई। छोटी लड़की, उम्र 12 और 13 के बीच, नाम क्या है इसका? किन्नी है। भाव, सवर, चाल, हर चीज में विद्रोह है इसके। किसके भाई? किन्नी के। स्कूल की विद्यार्थी है। लड़का, उम्र 21 के आसपास, क्या नाम है इसका? अशोक। ठीक है, क्या है इनके लड़के का नाम? अशोक। और उम्र कितनी है? 21 के आसपास। बीएससी की पढ़ाई अधूरी है। किसकी? अशोक की। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी है। किसने भी? अशोक ने। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट है अशोक की भी। अब इसका करते हैं हम कथासार। क्या करते हैं? कथासार। यह नाटक 2 भागों पूर्वाध तथा उत्तरार्ध में विभक्त है। कौन भाई? आधे अधूरे जो नाटक है वो 2 भागों में है, अंकों में नहीं है अब की बार, क्योंकि पहले जो मैंने आपको नाटक करवाए उनमें अंक थे। इसमें क्या है? भाग है 2 है, एक पूर्वाध तथा दूसरा उत्तरार्ध। ठीक है। आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। महेंद्रनाथ बेरोजगार है। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा तथा मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी असक्तता से शुद्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चों, बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है। उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भरी हुई है। प्रमुख उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, इनको आप अच्छी प्रकार से देख लेना, क्योंकि अब का जो है टाइम वो अंकों से उदाहरण पूछे जाते भाई। कौन से अंक का है? ठीक है, कौन से अंक में से उदाहरण लिया गया और किसने कहा था? ठीक है, यहाँ पे पूर्वाध दे रखा है तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से कर लेना। आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। यह उदाहरण किसका? पुरुष एक बड़ी लड़की से कहता। पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये महेंद्रनाथ का कथन है और अपनी बड़ी लड़की से कहता है। आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, और ये नाटक के पूर्वाध से है भाई, जो पूर्वाध वाला भाग है उससे है ये उदाहरण। कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। ये बड़ी लड़की कहती है स्त्री से। स्त्री कौन है? सावित्री। ठीक है, बड़ी लड़की का क्या नाम है? बिन्नी। पर कौन सी अड़चन उसके हाथ से झलक गई? चाय की प्याली और उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी। ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर बड़ी लड़की स्त्री से कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। ये बड़ी लड़की कहती है स्त्री से भी, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि कैसे बताऊँ क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिसके उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटा आऊं। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कभी कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिल मिला उठे, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाती, और जब नहीं कर पाती तो खिंचकर बड़ी लड़की स्त्री से कहती है भाई। आगे है भाई,
कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट दे लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि ये बड़ी लड़की स्त्री से ही कहती है। भाई ये बड़ी लड़की और स्त्री के बीच में संवाद हो रहा है, और ये पूर्वार्ध भाग में है। किसमें है? पूर्वार्ध भाग के उद्धरण है ये। ठीक है, ध्यान रखना अभी। मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियाँ, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। बड़ी लड़की कहती है स्त्री से। भैया किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते नहीं। मुझे सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। पुरुष एक कहता है, पुरुष स्त्री से क्या है, जो महेंद्र नाथ है वो सावित्री से कहता है। आगे है, अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। इन सब की ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम मतलब हूँ। घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। ये पुरुष कहता है भाई स्त्री से। मैं बार बार मैं बता रही हूँ, महेंद्र नाथ पुरुष है, पुरुष एक, और स्त्री कौन है? सावित्री उसकी पत्नी। ये पूर्वार्ध भाग से है उद्धरण। सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है दरवाजे के पास रुककर। और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए रहता हूँ यहाँ। पुरुष एक स्त्री से कहता है। बुलाती क्यों हूँ ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी नज़र में। लड़का कहता है स्त्री से। वे यानी अशोक अपनी माँ सावित्री से कहता है। आज तक जिस किसी को बुलाया तुमने किस वजह से बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत बड़ा है, दूसरे को उसकी तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम को, रुतबे को बुलाया है। लड़का स्त्री से कहता है, यानी अशोक अपनी माँ सावित्री से कहता है। इसलिए कि किसी तरह से इस घर का कुछ न कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले अपने दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी चीज़ का, तो अकेले मैं ही क्यों अपने को चितती रहूं रात दिन? मैं भी क्यों न सुखरू होकर बैठूं रहूं अपनी जगह? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। स्त्री कहती है लड़के से, यानी सावित्री कहती है अपने बेटे अशोक से। महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब, तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। लड़का बड़ी लड़की से कहता है, यानी भाई बहन से कहता है। अशोक बिन्नी से कहता है, ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी मैं न जानना ही बेहतर है शायद, पर दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी अपने आप को कैसे दे? लड़का कहता है बड़ी लड़की से। भाई ये पूर्वार्ध के थे, अब उत्तरार्ध के जिसके उद्धरण हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी, और काफ़ी बड़े बड़े हैं। आप इसको ध्यान रखना, कहीं से भी बीच में से भी पूछे जा सकते हैं। 2-3 लाइन ऊपर से, 2-3 लाइन बीच में से, कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इतने साधारण ढंग से
उड़ा देने की बात नहीं अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा था। यहाँ डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुसलखाने में कमोड पर ले जाकर सिहर कर। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सब को देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले ही ये लोग। बड़ी लड़की पुरुष 4 से कहती है। ठीक है, आगे है। बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा न होता तो आज सुबह से ही रियाकर मुझसे न कह रहा होता कि जैसा भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊंगा। मैं इस वक्त यहाँ न आया होता तो पता है क्या होता। पुरुष 4 बड़ी लड़की से ही कहता है भाई। और पुरुष 4 कौन है? जुनेजा। यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। स्त्री कहती है पुरुष 4 से। खड़ी होती है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन कह लीजिए। उसे उसको भर सकने की इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाली खाने भरने की ही एक चीज़, वह जो कुछ वे दूसरे उसे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। स्त्री कहती है भाई पुरुष 4 से। जो ये उद्धरण है आप अच्छी प्रकार से ध्यान से करना भाई। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह किया, आप लोगों की नज़रों में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र की जी जान से कोशिश थी कि वह वही बना रहे किसी तरह। कोई यह न कह सके जिससे कि वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीबी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल 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 चलेगी उस तरह की नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सब की नहीं जो मैं कहता हूँ। स्त्री कहती है पुरुष 4 से, यानी सावित्री कहती है जुनेजा से भी। आगे है। महेंद्रनाथ को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। पुरुष 4 स्त्री से कहता है। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने। तुमने कहा जब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वही कि जो भी था और कुछ था, महेंद्र नहीं था। पर जल्दी ही
तुमने पहचानना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। ये किसके बारे में बात हो रही है? शिवजीत के बारे में बात हो रही है। एक पात्र का नाम अलग से आया इसमें, शिवजीत। हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टिप टॉप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिल। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफ़र होकर चला गया यहाँ से, वरना पुरुष चार कहता है स्त्री से। भाई असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करते कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंघानिया या कोई जगमोहन होता, जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह न मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी ज़िंदगी शुरू करती हो तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन रहती हो। वह आदमी भी इस तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता और तुम पुरस्कार कहता है स्त्री से। भाई आगे है, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बहाकर फिसलता रह गया, कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया कि जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कभी वह डर का एक दहशत में बदल गया जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। पुरस्कार कहता है स्त्री से। ये भाई उत्तरार्ध वाला है, उत्तरार्ध भाग है, और इसमें पुरुषार और स्त्री का संवाद ज़्यादा बताया गया है। मनोज का बड़ा नाम था। उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुँच सकने की आखिरी कोशिश में पर तुम एकदम बोरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात इस घर से। पुरुषार कहता है स्त्री से। भाई मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह में होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई। आगे है भाई, और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी जिंदगी, पर लौटने तक कुल हासिल उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। और पुरुषार कहता स्त्री से। भाई इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है कि तुमने की सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं। और ऐसा क्या इसलिए नहीं किया तुमने कि ज़िंदगी में और कुछ हासिल न हो तो कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रहे। पुरुषार कहता स्त्री से। भाई तो ठीक है, वह नहीं आएगा। वह कमज़ोर है मगर इतना कमज़ोर नहीं, तुमसे जुड़ा हुआ मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं, उतना बेसहारा भी नहीं जितना वह अपने को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोलकर देख सके। तो पुरुषार कहता है भाई स्त्री से। तो भाई ये उत्तरार्ध से थे इसके उद्धरण, ठीक है। तो भाई ये जो हमारा आधा अधूरा नाटक है वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम करते हैं आषाढ़ का एक दिन। कौन सा करेंगे भाई? आषाढ़ का एक दिन नाटक हम करते हैं, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन भी मोहन राकेश का ही नाटक है, ठीक है। इसलिए मैंने एक कवि के दोनों नाटक एक साथ एक ही क्लास में ले लिए हैं।
आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। ठीक है, 3 अंकों में विभक्त, अभी ध्यान रखना 3 अंकों में है, अंक पूछे जाते हैं। यह नाटक कवि कालिदास के सत्य एवं सृजनात्मकता के मध्य अंत संघर्ष का चित्रण करता है। ठीक है, जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है वो जो हमारे कालिदास हमारे कवि हुए हैं उसके सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण है। ठीक है, यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको ध्यान रखना है। बच्चन सिंह इस नाटक को लेकर लिखते हैं, यह राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, पेपर में पूछी जाती है। क्या कहते बच्चन सिंह इस नाटक को लेकर लिखते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं यह नाटक यह राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। आषाढ़ का एक दिन भाई। अब है इसकी भूमिका करते हैं आषाढ़ का एक दिन की। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के लिए हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और संपदों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। ये भूमिका से है भाई, याद रखना आपको। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा भाई। तो ये भूमिका से है, आपको ध्यान रखना है। आगे भी पात्र है आषाढ़ का एक दिन का। मुख्य पात्र है मल्लिका। ठीक है, कालिदास की प्रेमिका है। कौन भाई? मल्लिका। ठीक है, कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती हैं मल्लिका भाई। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मांग कर पढ़ती है। विलोम से नफरत के बावजूद अंततः उससे ही विवाह होता है। जो मल्लिका है, जो विलोम नामक पात्र है, उससे नफरत करती है, लेकिन क्या है, अंत में उससे ही शादी होती है उसकी। महामारी में पिता की मृत्यु हो गई थी। जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण है भाई किसका? मल्लिका का। कालिदास मामा मातुल द्वारा प्रतिपालित है। जो कालिदास है, कालिदास का मामा कौन है? मातुल। उसने पाल पोस कर इसको बड़ा किया है। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के रचयिता है। ये कालिदास कवि के बारे में बात हो रही है। इनकी कविताओं के नाम बताए हैं, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कालिदास की कविता कौन सी? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। आगे है भाई, अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता कौन? कालिदास। अपनी सृजनशीलता खो देता है। सम्राट के निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वह वहां का शासन छोड़ देता है। दंतुल के बाण से घायल हिरण शावक को बचाता है। कौन बचाता है भाई? कालिदास। ये कालिदास के विषय में है। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता है। अपनी सृजनशीलता खो देता है। सम्राट के निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहां का शासन छोड़ देता है। दंतुल के बाण से घायल हिरण शावक को बचाता है भाई। अंबिका है। अंबिका कौन है? मल्लिका की माँ है। ठीक है, मल्लिका और कालिदास के प्रेम से नाखुश है। ये घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि है इसकी अंबिका की। जीवन पीड़ा का इतिहास है। मल्लिका का विवाह कराने को इच्छुक है भाई। ये विलोम ग्राम पुरुष है। कालिदास के समक्ष प्रतिनायक के रूप में दिखाया गया है। कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव करता है। आगे गौण पात्र में है। दंतुल राजपुरुष है। मातुल कालिदास का मामा पालने वाला है। कवि है, चाटुकार है, वाचाल है। कालिदास के साथ कश्मीर जाता है। निक्षेप है, ग्राम पुरुष है। ये भी मल्लिका से कालिदास का हट तुड़वाने का अनुरोध करता है। कौन? निक्षेप। उज्जैनी ने जाने का, जब कालिदास ये कहता है ना भाई मुझे उज्जैनी नहीं जाना, तो भाई मल्लिका से अनुरोध करता है भाई इसका हट तुड़वाओ और इसको उज्जैनी भेज दो। रंगनी है, नागरी है भाई। नृत्यांगनी तथा नाटक लिखने में रुचि है इसकी, रंगनी की। संगनी है, ये भी नागरी है। मृदंग
और वीणा वादक तथा सुंदर परिणय गीत लिखती है। ये पेपर में पूछा गया है। जो रंगनी है वो क्या क्या करती है, तो ये नृत्यांगना है और नाटक लिखने में रुचि रखती है। कौन? रंगनी। संगनी क्या करती है? मृदंग है और वीणा वादक तथा सुंदर परिणय गीत लिखती है संगनी वे। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक ये भी अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है, कालिदास की पत्नी है। कालिदास का दूसरा नाम क्या बताया गया इसमें? मार्तगुप्त भाई। मल्लिका से स्पर्धा महसूस करती है, उसे अपनी संगनी के रूप में कश्मीर चलने का प्रस्ताव देती है भाई। विशेष क्या है इस नाटक में? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 में मिला है इस नाटक को। कहाँ से? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1959 में। फिल्म 1971 में बनी और निर्देशक कौन है? मणि कौशल है। पतंजलि का उल्लेख हुआ है इसमें। अब इसका कथासार है, ठीक है। 3 अंक इसमें बताए गए हैं। पहला अंक है उसका कथासार देखते हैं यहाँ पे। नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। जो आषाढ़ महीना है उसके पहले दिन से होता है। मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के पहले दिन से ही होती है भाई, ठीक है। कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त है। देखो यहाँ पे कोटेशन दे के कह रखा, मेघदूत की शुरुआत भी आषाढ़ के महीने से होती है और जो आषाढ़ का महीना है इस नाटक की शुरुआत भी क्या है? आषाढ़ के महीने से बताई गई है। कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त थे। वहां मल्लिका से उनका अनुराग था। आचार्य वरुचि उन्हें उज्जैनी ले जाने के लिए आते हैं। कौन आते भाई? वरुचि। जहां उन्हें राजकवि का दर्जा दिया जाता है। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है। अंक 2 में है भाई। कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं तथा राजकन्या प्रियंग मुजरी से विवाह भी कर लेते हैं। कालिदास मार्तगुप्त नाम से अभिहित होकर कश्मीर के शासक बनते। कहाँ के शासक बनते भाई? कश्मीर के। और क्या नाम मिलता है इनको? मार्तगुप्त, कालिदास को। कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास तथा प्रियंग मुजरी उनके गाँव जाते हैं। मल्लिका का जीवन वहाँ अभावग्रस्त है। प्रियंगु उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मल्लिका ठुकरा देती है। कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आता। अंक 3 में भाई अंतिम दृश्य है। ये भी क्या है? आषाढ़ का ही है। वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़कर वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है। मल्लिका विलोम से विवाहित हो चुकी है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना न देख वहां से चला जाता है। तीसरे अंक में ये है भाई। पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक मैंने आपको बता दिए हैं। इसके प्रमुख उद्धरण है। प्रमुख उद्धरण अंक 1 से है, ठीक है। मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। ये अंबिका कहती है मल्लिका से, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद भी मुझसे सहा नहीं जाता। अंबिका मल्लिका से कहते हैं और मल्लिका की माँ है अंबिका भाई। आगे है, मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है और पेपर में पूछी जाती है, इसलिए कहती हूँ कंप्लीट उदाहरण पढ़ो, कहीं से भी पूछा जा सकता है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है, ठीक है। तो मैंने भावना में भावना का वर्णन किया, किसका? मल्लिका का है। और किससे कहती है? अंबिका से। अंक 1 में है भैया उदाहरण। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवचना है। ये अंबिका मल्लिका से कहती है। ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका कहती है तंतुल से। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये अंबिका कहती है मल्लिका से भाई। कविता का कुल मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। ये मल्लिका कहती है मातुल से। आगे है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिन्य लोक नीति में भी निशांत है। अंबिका मातुल से कहती हैं।
और ये भाई अंक 1 से ही उद्धरण हमारे अभी तक चल रहे हैं। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप कहता है अंबिका से। आगे है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। ये निक्षेप कहता है मल्लिका से भाई। आगे है, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। ठीक है, जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। किसका है? अंबिका का। तो ये विलोम कहता है अंबिका से भाई। आगे है, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है। मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। विलोम कहता है अंबिका से भाई। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। ये विलोम कहता कालिदास से। काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है भाई, और अंक 1 से ही है। ठीक है, आगे है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा जाएगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कहती है कालिदास से। विश्वास करते हो न कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घिरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। मल्लिका कालिदास से कहती है भाई। मैं अनुभव करता हूँ कि ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। ये कालिदास कहता भाई मल्लिका से, और ये अंक 1 से ही है। मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं, यह सुख है माँ, सुख। ये मल्लिका कहती है अंबिका से, और काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। अंक 1 के उदाहरण समाप्त हो चुके हैं। अंक 2 से हमारे उदाहरण शुरू हो रहे हैं। ध्यान से देखना। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। अभी व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मल्लिका कहती है निक्षेप से। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय पर्याप्त नहीं, ये प्रियंगु कहती है। आगे है भाई, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। प्रियंगु कहते हैं मल्लिका से। ध्यान से पढ़ने वाले हैं भाई। सभी उदाहरण पेपर में आ सकते, बीच में से ही पूछे जा सकते हैं। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना करूँ। अंबिका कहती है मल्लिका से भाई। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। अंबिका कहती है मल्लिका से भाई, और दूसरे अंक से ये उदाहरण है हमारे। आगे है, राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। विलोम कहता है अंबिका से। परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। विलोम अंबिका से। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। विलोम अंबिका से कहते हैं।
और दूसरे उद्धरण से है भैया, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं। ये मल्लिका कहती है विलोम से। आगे भी, मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी, वह आता तो मुझे आश्चर्य होता। अब मुझे आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत कोमल भावना। ये अंबिका कहती है, सवत है, अपने आप ही कहती है भाई। दूसरे अंक के उद्धरण समाप्त हो चुके हैं। तीसरे अंक से उद्धरण है, यह जानता कि राजप्रसादा में रहकर पाँव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। ये मातुल कहता है मल्लिका से। आगे है भाई, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहो और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। मल्लिका संवता कहती है, अपने आप ही कहती है भाई। तीसरे अंक से है ये, यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियाँ हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। ये मल्लिका संवता कहती है भाई, अपने आप ही कहती हैं। परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं रहने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। ये मल्लिका कहती हैं, सवत है। ये भी अपने आप ही मल्लिका कहती हैं। आगे है, तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता, एक एक करके नष्ट कर देता। ये मल्लिका कहती है, सौगत। ये अपने आप ही कहती हैं। आगे है भाई, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तत्सत होकर रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। मल्लिका सौगत कहती है, नहीं सौपर नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ, दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। कालिदास कहता मल्लिका से भी, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो, सब कुछ बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। ये भी कालिदास कहता मल्लिका से। आगे है, तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है। दृश्य उतना नहीं बदला जितनी मेरी दृष्टि बदल गई है। कालिदास मल्लिका से कहता है। आगे है भाई, और ये तीसरा अंक है उसी के उद्धरण है ये। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है, आज मैं उसे सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मार्तगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। एक आकर्षण सदा मुझे उस उत्तर की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कालिदास मल्लिका से। आगे है, जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा है वह आज मेरी स्मृति में अंकित है। ये कालिदास फिर मल्लिका से ही कहता है भाई। अब ये मल्लिका और कालिदास के उद्धरण है जो तीसरे अंक में है। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भरतृष्णा का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। कालिदास मल्लिका से कहता है। आगे भाई, मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मुंह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था
उससे दूर हट आया हूँ। जब भी मेरी आंख दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती है तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूँगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कालिदास मल्लिका से कहता है, मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। कालिदास मल्लिका से कहता है, यह नहीं सोचा कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, ये कालिदास मल्लिका से कहते हैं। आगे है भाई कुमार संभव, ये कालिदास की ही रचना है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्वी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमार्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। ये कालिदास मल्लिका से ही कहते हैं भाई। आगे है, लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पे बहुत कुछ लिखा है और आंखों से ही नहीं स्थान स्थान पर ये पृष्ठ संवेद कणों से मिले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्रभूमि और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं। मल्लिका इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अंततः सर्गों के एक महाकाव्य की। कालिदास मल्लिका से ही कहते हैं। आगे भी, परंतु समय निर्दय नहीं, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया। तुम्हें उसके निर्माण से भी तृष्णा होती है क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। यह विलोम कहता है कालिदास से भाई। आगे है, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। ये कालिदास मल्लिका से कहता है। तो इसी के साथ भाई जो हमारे भाई नाटक थे आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें क्योंकि मैं ये PDF वहीं पे शेयर करती हूँ। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।